हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव 1 के सवाल। तो ऑब्जेक्टिव 1 में जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है वो क्या है? फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिगर सजेस्ट दैट हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं ए, बी और सी। उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हैं और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कैसे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी पे डिपेंड करती है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी किसी रीजन में। तो अगर हम यहाँ पे तीनों पॉइंट्स ए, बी और सी को देखें तो हमें दिखता है कि बी और ए को अगर हम कंपेयर करें तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं रिलेटिवली टू बी। तो यहाँ पे ए और बी में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ ए पे क्या हो जाएगी? बी से ज्यादा हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ए पे बी से ज्यादा है और ए और सी की बात करें तो क्या दिखता है कि जो फील्ड लाइंस की डेंसिटी ए पे है वही फील्ड लाइंस की डेंसिटी सी पे है। तो हम यहाँ पे एक और बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ए पे दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सी। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूड करें तीनों के कंपैरिजन को तो हमें दिखता है कि ई ए इक्वल्स टू ई सी एंड दैट इज ग्रेटर देन ई बी। तो यहाँ से हमें करेक्ट ऑप्शन क्या दिखता है? ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? When the separation between two charges is increased, the electric potential energy of the charges option A increases, option B decreases, option C remains the same, option D may increase or decrease। तो 2 पॉइंट चार्जेस के कारण सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो U का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ पे K क्या है? कांस्टेंट। Q1 Q2 क्या है? चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड R इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। अब यहाँ पे अगर हम U के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ऑफ U का वेरिएशन R के साथ कैसा होता है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड। तो अब अगर हमें पता है कि K Q1 और Q2 कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ U जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे हम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे मॉड ऑफ U क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बट क्वेश्चन में कैच ये है कि हमें उसने Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ कमेंट नहीं करा कि इनका मैग्नीट्यूड कैसा है और इनका साइन कैसा है। तो अगर Q1 इंटू Q2 कुछ ऐसा होता है कि Q1 इंटू Q2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब या तो Q1 Q2 दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव, या तो Q1 Q2 दोनों कैसे हैं? नेगेटिव। इन बोथ द केसेस Q1 Q2 का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस केस में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पे कमेंट करें तो हमें दिखता है कि ये ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी है कैसी? पॉजिटिव। और इसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? R बढ़ने के साथ में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी R के साथ में क्या हो जाएगी? डिक्रीज सिस्टम की। लेकिन अगर Q1 इंटू Q2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव है कोई एक नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो हमें दिखता है कि पोटेंशियल एनर्जी का साइन कैसा है? नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें तो हमें दिखता है कि मान लेते हैं कोई वैल्यू है एक -0.5 थी और वहां से वैल्यू बदल के क्या होगी? -0.25। देख रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? डिक्रीज, जो कि यहाँ पे हो भी रहा है। R बढ़ने के साथ मैग्नीट्यूड क्या करता है? डिक्रीज। बट साइन कैसा है? नेगेटिव। तो हमें दिखता है कि -0.5 से -0.25 जाने के लिए हमें नंबर लाइन पे राइट की तरफ बढ़ना पड़ता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है यहाँ पे? इंक्रीज। -0.25 इज ग्रेटर देन -0.5। तो हम यहाँ पे क्या देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या कर गई इस केस में? इंक्रीज। तो फर्स्ट केस में अगर Q1 इंटू Q2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो तो सेपरेशन बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। लेकिन अगर Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी सेपरेशन बढ़ने पे इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन डी, कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। ठीक है,
ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम अ लो पोटेंशियल रीजन टू अ हाई पोटेंशियल रीजन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम, ऑप्शन डी में इंक्रीज और डिक्रीज। तो एक पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल रीजन की बात कर रहा है। सबसे पहले हम एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन मान लेते हैं कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी है। तो हमें पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। तो अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट्स लें, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, तो हमें दिखता है कि ए किस पे आ गया, लोअर पोटेंशियल पे, बी किस पे आ गया, हायर पोटेंशियल पे। तो ए से लेकर बी तक पे अगर हमें किसी पॉजिटिव चार्ज को, लेट्स से क्यू को अगर लेके जाते हैं स्लोली, तो उस चार्ज पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन। और वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V, where डेल्टा V इज द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज द चार्ज। तो जो ये वर्क डन किया हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में किया है, क्योंकि चार्ज फोर्स कुछ लग रहा होगा राइट वर्ड्स और हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा लेफ्ट वर्ड्स, और चार्ज को कहां से कहां लेके गए, ए से लेकर बी तक। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने वर्क डन किया। अब जो हमने वर्क डन किया वो होगा क्या, वो वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर। अब जब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा तो इनिशियली जब ए पे चार्ज रखा था तब भी इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, और उसमें हमने क्या कर दिया, कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसमें हमने इंक्रीज कर दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो गई, ओवरऑल इंक्रीज। तो यहां पे हमें समझ में आता है इससे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है, ठीक है। अभी अगला सवाल देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है कि टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट पॉइंट ए एंड बी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी excluding these points is studied while moving from point A to B. The potential, option A continuously increases, option B continuously decreases, option C increases then decreases, option D decreases then increases। तो क्या बात करता है कि मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक और दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। देखिए लिखा है क्वेश्चन में इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है Q और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कुछ A, और हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे B, और यहाँ पे भी एक पॉइंट चार्ज रखा है Q। तो जब हम A से B के बीच में अगर बात करें पोटेंशियल की, तो चलो कोई एक आर्बिट पॉइंट ले लेते हैं P, और A से इस पॉइंट की डिस्टेंस है कुछ R1 और B से इस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाती है कुछ R2। तो P पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, KQ, पॉइंट A पे जो चार्ज रखा है Q, उसके कारण क्या हो जाएगा, KQ बाई R1, प्लस B पे जो चार्ज रखा है Q, उसके कारण क्या हो जाएगा, KQ बाई R2। तो अब हम अगर एनालिसिस करें A से लेकर B तक जाने में, तो जब हम A से जस्ट स्टार्ट, A के जस्ट पास के किसी पॉइंट की बात करेंगे तो R1 की वैल्यू कैसी होगी, R1 होगा इनिशियली टेंड्स टू 0 और R2 की वैल्यू होगी कुछ फाइनाइट वैल्यू। तो मुझे दिखता है कि पोटेंशियल उस P पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में यहाँ पे R1 की वैल्यू हो जाएगी टेंड्स टू 0, तो ये पूरा फ्रैक्शन कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी, प्लस अ फाइनाइट नंबर इज अगेन इन्फिनिटी। तो हमें दिखता है कि जो हमने पहला पॉइंट लिया है क्लोज टू A, वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ चली जाती है, इन्फिनिटी। अच्छा, अब हम एक अगला पॉइंट लेते हैं, कहाँ पे, एक अगला पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे B के जस्ट पास में, एकदम क्लोज टू B। तो क्लोज टू B में जाएंगे तो अब इस बार R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंड्स टू 0, और R1 कैसा होगा, एक फाइनाइट वैल्यू। तो अगेन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी यहाँ पे अगेन कहाँ चली जाएगी, टेंड्स टू इन्फिनिटी, कहाँ पे, क्लोज टू कहाँ पे, क्लोज टू B।
अब क्लोज टू V की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या दिखा कि R2 की वैल्यू क्या चली गई, टेंड्स टू 0, तो फ्रैक्शन कहाँ चला गया, इन्फिनिटी के पास में। अब हम एक और पॉइंट लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे एक कोई जनरल सा पॉइंट लेते हैं जहाँ पे R1 और R2 दोनों क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन की क्या आ जाएगी, एक नॉर्मल सी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे समझे तो हमें समझ में आता है कि किसी एक बीच के पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे जो पॉइंट पे पोटेंशियल होगा समवेयर बिटवीन A एंड B, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू। तो हम अब एनालिसिस करते हैं A से लेकर B तक जाने में। तो जस्ट A के जस्ट प्लस में बात करते हैं तो पोटेंशियल कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पास जा रही है, वैल्यू डिक्रीज करती है और B के पॉइंट पास पे आने में फिर वैल्यू कहाँ चली जाती है, इन्फिनिटी के पास। तो पोटेंशियल इनिशियली डिक्रीज करती है और फिर इंक्रीज करके इन्फिनिटी पे चली जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्लियर है, ठीक है। तो अभी अगला सवाल देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अ स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द origin, cutting the axis at points A, B, C and D having coordinates a, 0, 0, A, minus a, 0 and 0, minus a respectively. Out of the points on the periphery of the circle, the potential is minimum at options है first option A, second option B, third option C and fourth option D. तो इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स कहाँ कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है कुछ पॉइंट A, यहाँ पे दिया है पॉइंट B, यहाँ पे C और यहाँ पे D, और हमसे बात कर रहा है कि हमें पोटेंशियल पे कमेंट करना है। तो हमें दिया क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है हमें पोटेंशियल पे कमेंट करने के लिए। तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमको इस क्वेश्चन में यूज करना है वो ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करती है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। तो अब यहां से ये बात समझ में आ जाती है कि जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा वहां पे पोटेंशियल हाईएस्ट होगा और जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ेंगे पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। तो जो राइट मोस्ट पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिनिमम होगा। तो यहां से सीधा हम अगर कंपैरिजन ही लिख दें सारे पॉइंट्स का तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी इज मैक्सिमम। उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। और बी और डी क्योंकि एक्स एक्सिस में सेम कोऑर्डिनेट पे है, वाई में भले ही अलग है बट उससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि पोटेंशियल तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेरी कर रहा है। तो बी और डी दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा और पोटेंशियल डिक्रीज करके कहां चला जाएगा, ए पे। तो दिस इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो यहां से क्या समझ में आता है कि पोटेंशियल मिनिमम कहां पे है, मिनिमम है पॉइंट ए पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि पोटेंशियल मिनिमम कहाँ पे है। तो हमें दिखता है कि वो पोटेंशियल मिनिमम ए पॉइंट पे है और वही हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो क्लियर है सवाल। अब अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें क्या दे रहा है कि इफ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट, इट्स वेट, फर्स्ट ऑप्शन रिमेन्स प्रिसाइजली कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन इंक्रीजेस स्लाइटली, थर्ड ऑप्शन डिक्रीजेस स्लाइटली एंड फोर्थ ऑप्शन मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। तो चार्जिंग बाय रबिंग का मतलब क्या होता है, जब हम कोई दो बॉडीज को आपस में ऐसा, मान लीजिए ये बॉडी है और इसको इस सरफेस पे अगर रब करते हैं, तो जब इस बॉडी को इस सरफेस पे रब करेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इसमें बॉडी ए से बॉडी बी में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो मास क्या करेगा, बॉडी ए का मास ऑफ बॉडी ए विल डिक्रीज। एंड अगर बॉडी बी से बॉडी ए में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो अगर हम मास ऑफ बॉडी ए की बात करते हैं वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमें समझ में आ जाता है यहाँ पे कि अगर हम चार्जिंग बाय रबिंग कर रहे हैं तो मास क्या कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में बताया नहीं है ना कि बॉडी जो है जिसको रब कर रहे हैं उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर ए से बी में इलेक्ट्रॉन गया है तो ए पे कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे मेंशन करता है कि बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हम प्रिसाइजली कमेंट कर पाते कि मास डिक्रीज ही करेगा।
अगर ये बोलता कि बॉडी ए में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम कमेंट कर पाते कि मास प्रिसाइजली इंक्रीज ही करेगा, भले ही थोड़ा करे बट इंक्रीज करेगा। बट हमें यहाँ पे कुछ नहीं बोला, जस्ट बोला चार्ज बाय रबिंग, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है, मास डिक्रीज भी कर सकता है, मास इंक्रीज भी कर सकता है। बट ये जो इंक्रीज डिक्रीज होगा ये ज़्यादा होगा या स्लाइट होगा, थोड़ा सा चेंज होगा? ये चेंज होगा स्लाइट, बहुत छोटा सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है, बहुत ही छोटा सा मास होता है। तो हम यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को देखें तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, आसान सवाल था। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल, ऑप्शन ए इज ऑलवेज जीरो, ऑप्शन बी डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल, ऑप्शन सी कैन नेवर बी जीरो, ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। तो अगर हम एक जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा मान लेते हैं कुछ ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में थ्रू आउट, और ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है। अब बात कर रहा है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल की। तो अगर हम फोर्स ऑन द डायपोल की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फोर्स कितना QE, और नेगेटिव चार्ज पे लगेगा जस्ट ऑपोजिट में कितना QE। तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल कैसा हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक डायपोल पे एक पॉजिटिव पे जितना चार्ज लग रहा है उतना ही नेगेटिव पे लग रहा है। अब क्यों उतना ही लग रहा है, क्योंकि दोनों का चार्ज तो सेम होता ही है डायपोल में। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, क्वेश्चन में दिया है यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों चार्जेस पे सेम फोर्स लगना मैंडेटरी तो लगेगा ही। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में वेरी कर रहा होता तब ये बात हम कमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि जो E की वैल्यू यहाँ पे है वही नेगेटिव चार्ज पे हो, कोई ज़रूरी नहीं होती। बट यहाँ पे तो दोनों पे जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। अब ओरिएंटेशन कैसा भी रख दो आप, ये डायपोल अगर ऐसा भी रखा होता तो भी क्या होता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इससे फोर्स ऐसा लग जाता, नेगेटिव पे कुछ ऐसा लग जाता, बट नेट फोर्स क्या होगा, जीरो ही होता। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन, हो गया ऑप्शन ए। बट अगर इसी क्वेश्चन में एक बात और देखते हैं कि अगर ये पूछा होता कि नेट टॉर्क कैसा होगा, तो नेट टॉर्क तो जीरो नहीं होगा, ये बात हमें समझ में आती है। यहाँ पे देखिए सेंटर के बाद बात करें तो ये कि यहाँ पे कपल फॉर्म हो रहा है और टॉर्क कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज। तो नेट फोर्स तो जीरो होगा बट टॉर्क जीरो जरूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। अभी अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ फिगर, द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम P to A is WA, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम टेकिंग द चार्ज फ्रॉम P to A is WA, in taking a point charge from P to B is WB, and from P to C is WC। हमें कंपेयर करना है WA, WB और WC को। पॉइंट चार्ज रखा है Q सेंटर में और एक स्फेरिकल रीजन पे 3 पॉइंट्स हैं, उसके पेरिफेरी पे रखे हैं 3 पॉइंट्स A, B और C, और वर्क डन करा है और वर्क डन का कंपैरिजन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, WA is less than WB is less than WC। ऑप्शन बी क्या है, WA is greater than WB is greater than WC। ऑप्शन सी है WA equals to WB equals to WC, एंड ऑप्शन डी है none of these। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि जो स्फेरिकल सरफेस है वो कैसा सरफेस होगा, इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, एक स्फेरिकल। तो उसमें किसी भी पॉइंट पे चाहिए पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, V क्या होगा उसके हर पॉइंट पे सेम। तो अगर हम पॉइंट P से A लाने के वर्क डन को WA बोल रहे हैं और A से B ले जाने के वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, लेट दैट बी WAB। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि WB कैन बी रिटन एज WA प्लस WAB। WAB कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास उसके लिए एक बेसिक जो फंडामेंटल फॉर्मूला उसको रिवाइज करते हैं। W इक्वल्स टू Q होता है, क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V, चार्ज इंटू चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम A से B लेके जा रहे हैं और A और B दोनों कहाँ पे रखे हैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो WAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे दिखता है ना डेल्टा V क्या A और B में क्या हो जाएगा, डेल्टा V कुछ है ही नहीं, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे लेके जा रहे हैं। तो जो इनिशियल पोटेंशियल वही फाइनल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो Q इंटू डेल्टा V क्या हो जाएगा, जीरो। तो WAB की वैल्यू समझ में आ जाती है हमें जीरो।
तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि डब्ल्यू बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए। सिमिलरली अगर हम डब्ल्यू सी की बात करें तो दैट कैन बी रिटन एज डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी। बी से ले सी ले जाने में वर्क डन होगा। अब अगेन हम बात करें कि डब्ल्यू ए तो ठीक है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है, डब्ल्यू ए बी अभी हमने समझा कि ये जीरो है, और अगेन डब्ल्यू बी सी की अगर बात करें तो फिर चार्ज को कहाँ से लेके जा रहे हैं, बी से सी ले जा रहे हैं, और बी और सी कहाँ रखा है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जीरो। अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो क्यू इंटू डेल्टा वी क्या हो जाएगा, अगेन जीरो। तो डब्ल्यू बी सी जो आया वो फिर से क्या आ गया, जीरो। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि डब्ल्यू सी किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू ए। तो देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाता है, डब्ल्यू ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इक्वल्स टू डब्ल्यू सी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, आसान सवाल था। तो अभी देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अ पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अलोंग अ सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज Q। तो एक पॉइंट चार्ज हम कैपिटल Q ले रहे हैं, इसके अराउंड कुछ r रेडियस पे एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q है जिसको एक सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं। अब सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, आगे क्या दिया है, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस कैपिटल चार्ज q ऑन दिस स्मॉल चार्ज q ऑन द रोटेटिंग चार्ज इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो पॉइंट चार्ज q है, इसके कारण स्मॉल q चार्ज पे मान लेते हैं अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, दैट इज मान लेते हैं या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो चार्ज फोर्स होगा कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और अगर ऑपोजिट नेचर के हैं तो रेडियली इनवर्ड हो जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। देखते हैं, तो फोर्स जो होगा इस कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल क्यू पे ये होगा रेडियली आउटवर्ड। और अगर सर्कल पे सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा हो गया, इज अलोंग द टेंजेंट। तो वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में, मतलब अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, अलोंग द टेंजेंट। और रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन के बीच में एंगल हो जाएगा कितना, 90। अब यहाँ पे अगर स्मॉल इंस्टेंट पे अगर हम वर्क डन की बात करें ड्यू टू दिस फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज Q, तो dw क्या हो जाता है, F डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंस्टेंटेनियस। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या है, 90 है। तो इसको ओपन करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F ds cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे हमें दिखता है कि 90 है, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन क्या हो गया, 0। तो अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट चार्ज पे वर्क डन क्या है, 0 है, और हर इंस्टेंट पे ही 0 है, तो अगर सर्कल के हर पाथ पे ही 0 है तो ओवरऑल पूरे रेवोल्यूशन का क्या हो जाएगा, 0 का समेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए। क्लियर है, जस्ट हमने क्या यूज कर लिया, वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन, और यहाँ पे एंगल बिटवीन द फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 1 के जो सवाल है हमारे वो सारे कंप्लीट हो गए।